मोहन एक छोटे से गांव में रहने वाला आदमी था जो अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी शीतल, उसकी माँ भावना और उसकी एक छोटी बेटी पूजा होते हैं। मोहन गांव में चाउमीन बेचता था और उससे थोड़े बहुत जितने भी पैसे वो कमाता उसी से अपना घर चलाता। ऐसे ही एक दिन मोहन चाउमीन बेचकर घर आता है और उसकी चाउमीन की रेडी पर चाउमीन को देखकर उसकी पत्नी शीतल उससे बोलती है, ये क्या, आज भी इतनी सारी चाउमीन बच गई। अरे रोज रोज अगर इतनी सारी चाउमीन बच जाएगी तब तो कैसे चलेगा हमारा घर। वैसे भी हमारे घर में इतनी सारी परेशानियां हैं कि हम इतनी सारी चाउमीन का खराब जाना नहीं झेल सकते। आप कुछ और काम ढूंढ लीजिए, इसमें कोई पूर्ति नहीं है हमारे घर के लिए। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। अरे इसमें कुछ नहीं होता है हमारा, बल्कि हर रोज नुकसान और हो जाता है। अब इतना नुकसान तो हम रोज रोज झेल नहीं सकते ना। इससे अच्छा है कि तू कुछ और ही काम कर ले। तू कुछ और काम करेगा तो क्या पता हमारा घर चल जाए। वैसे भी हमारे घर के हालात इतने तो अच्छे नहीं हैं कि हम इसी काम को लेकर जिंदगी भर बैठे रहें। आप लोग ठीक कह रहे हो। मैं भी इस बारे में काफी समय से सोच रहा था। मैं बात करता हूँ, कहीं मुझे काम मिल जाए तो मैं दूसरा काम ही करूँगा, वरना तो भगवान देख ही रहा है, जैसा भी चाहे वैसा ही होगा आगे। तो बाकी हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। पापा आप चिंता मत करना, देखना सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ही तो हमारे घर की कर्ता धर्ता हो, सब ठीक कर दोगे आप। मेरी बेटी मुझ पर जितना विश्वास करती है ना, सच में मुझे ये देखकर इतना अच्छा लगता है और मुझे इसी विश्वास से इतनी हिम्मत भी मिलती है, वरना तो मैं कब की हिम्मत हार चुका था। अच्छा, खाने में क्या बना है? कुछ अच्छा बना है ना? कहाँ कुछ अच्छा बनेगा, आप तो सब कुछ जानते हैं। घर में दाल चावल के अलावा कुछ नहीं था, तो वही बनाया है मैंने। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मेरी गुड़िया का जन्मदिन आने वाला है। तो पूजा बेटा बताओ, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर क्या चाहिए? देखो, तुम अपने जन्मदिन पर मुझसे जो मांगोगी वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। पापा वैसे तो मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सब दोस्त ना अपने घर पर पार्टी देते हैं और आपको तो पता है कि आज तक मैंने कभी भी अपने दोस्तों को पार्टी नहीं दी। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने दोस्तों को घर पर पार्टी दूं, उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊं। क्या हम इस बार अपने दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं? बेटा तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं तुमसे वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमसे जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि तुम अपने सभी दोस्तों को पार्टी दो। सच में पापा, आप कितने अच्छे हो। आप हमेशा समझते हो, और नहीं भी देंगे हम पार्टी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसे भी तो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मोहन का परिवार भले ही गरीब था, लेकिन गरीबी में भी मोहन अपने परिवार के साथ काफी खुश था। दिक्कतें परेशानी हर किसी के घर में होती है, लेकिन उन दिक्कतों में भी मोहन का परिवार कहीं न कहीं से खुशियां तो ढूंढ ही लेता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। मोहन अब मजदूरी का काम करने लगता है। कुछ दिनों के बाद मोहन जब घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक चाउमीन वाला दिखता है। उसके पास इतनी भीड़ देखकर मोहन उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई साहब, तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? तुम क्या कोई अनोखी चाउमीन बेच रहे हो क्या? पहले तो मैं भी चाउमीन की रेडी लगाता था, लेकिन मेरी रेडी पर तो कभी इतनी भीड़ नहीं आ रही, क्या बात है? वैसे तो कोई भी आदमी अपना राज नहीं बताता है किसी को, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ चाउमीन नहीं बल्कि चिकन चाउमीन बेच रहा हूँ। गांव में लोगों को पसंद आ रही है तो मेरी बिक्री हो रही है। और क्या चाहिए मुझे? देखो, अब तुम्हें बताया है तो तुम मेरी तरह चिकन चाउमीन मत लगा लेना, मुझे नुकसान हो जाएगा। और मुझे अगर नुकसान होता है तो वह चीज़ तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। भाई साहब, मैं तो वैसे भी किसी का काम छीनने में यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी भी इतनी परेशानियाँ चल रही हैं कि मैं इस चिकन चाउमीन के बारे में ज़रूर सोचूंगा, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी दिक्कत है और मैं शुरू से ही चाउमीन बेचने का काम करता था। पर आप इस बात से चिंता मत करना कि मैं आपका काम छीन लूँगा। आप इस चौराहे पर काम करो अपना, मैं दूसरे चौराहे पर अपना ठेला लगाऊंगा। हाँ, भले ही वो दूर है, लेकिन आपने मुझे अपनी चिकन चाउमीन के बारे में बताया है तो मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता। ये लो भाई, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे मुझे क्या परेशानी होगी जब तुम दूसरे चौराहे पर अपना ठेला लगाओगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि सब अपना अपना काम करें और खुशी खुशी खाएं।
तुम मुझसे कुछ सीख कर कहीं और जाकर काम करोगे तो उसमें तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखो, उस चौराहे पर कम लोग आते हैं, इसलिए दोबारा तुम यही मत आ जाना। नहीं नहीं भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं वहीं पर ही अपना ठेला लगाया करूँगा। मोहन को उस आदमी का दिया हुआ चिकन चाउमीन वाला आइडिया काफी अच्छा लगता है। वो घर जाकर सबको बताता है, जिसके बाद अपने घर से काफी दूर वाले चौराहे पर जाकर अब मोहन चिकन चाउमीन बेचने लगता है। मोहन के हाथ में चाउमीन का पहले से ही काफी अच्छा स्वाद और हुनर था और वो चिकन चाउमीन बेचने लगा था, जिसकी वजह से उसके ठेले पर काफी लोग आते थे और सबको उसकी चाउमीन काफी ज्यादा पसंद आती थी। ऐसे ही एक औरत कहती है, अरे वाह भाई साहब, क्या चिकन चाउमीन बनाई है। दूसरे चौराहे पर जो आदमी खड़ा है ना, वो भी चिकन चाउमीन बनाता है। मैं पहले वहीं से खाती थी, लेकिन उसके हाथ में ये स्वाद कहाँ जितना आपके हाथों में स्वाद है। सच में खाकर तो मजा ही आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। एक प्लेट जरा और लगा दो। बहन जी, ऐसा मत कहिए कि उनकी चाउमीन में स्वाद नहीं है। उनकी चाउमीन में भी काफी स्वाद है। यहाँ तक कि उन्होंने ही मुझे चिकन चाउमीन का आइडिया दिया है, तभी तो मैं यहाँ पर लगा पाया हूँ, वरना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। अरे भाई साहब, ये तो आप मान नहीं रहे हो कि आपकी चिकन चाउमीन उनसे ज्यादा अच्छी है। भले ही आपको उन्होंने बताया हो कि चिकन चाउमीन बेचो, लेकिन जो स्वाद आप दे रहे हैं वो उन्होंने नहीं दिया है। स्वाद तो केवल आपके हाथों में है। ये मुझसे नहीं, बल्कि यहाँ खड़े किसी भी ग्राहक से पूछ लो। इसी तरह मोहन का चिकन चाउमीन वाला काम और अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे दूसरे चौराहे की भीड़ भी अब मोहन की ठेली पर आ जाती है। ये सब देखकर उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और वो उससे जलने लगता है। ये मोहन खुद को समझता क्या है? मुझसे सीख कर गया चिकन चाउमीन बनाना और मुझसे ही तेजी चल रहा है। मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने इसको चिकन चाउमीन बनाना सिखा दिया। यह तो मेरा ही काम खा रहा है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने जो मेरे साथ ये चालबाजी चली है ना, इसको तो मुंह की खानी ही पड़ेगी। वह भी इतनी जोर की खाएगा कि दोबारा कभी उठ नहीं पाएगा। उस आदमी की आंखों पर जलन की पट्टी बन चुकी थी, जिस वजह से अब वो मोहन से बदला लेना चाहता था। ऐसे ही एक रात जब मोहन अपने परिवार के साथ खाना खा पी कर सो रहा होता है, तो वो आदमी मोहन की रेड़ी को तोड़ देता है, यहाँ तक कि उसकी चाउमीन में भी रेत मिला देता है। अगली सुबह जब मोहन का परिवार उठता है, तो अपनी रेड़ी पर चाउमीन की ये हालत देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। पापा, ये सब कैसे हो गया? हमारी रेड़ी की ये हालत किसने की? यह तो मुझे भी नहीं पता कि यह मेरे ठेले की हालत किसने करी है। पता नहीं कौन है जो मुझसे दुश्मनी कर रहा है। सारी चाउमीन पर भी रेत मिला दी है। अब क्या करेंगे जी आप? एक ही दिन में दोबारा से हमारा ठेला तो ठीक नहीं हो पाएगा, और नया ठेला लेंगे तो उसमें काफी पैसा लग जाएगा। मेरे पास साइकिल तो है ना, मैं साइकिल पर अपनी चिकन चाउमीन बेचूंगा। वैसे भी लोग वहाँ पर भी चिकन चाउमीन खाने आते हैं, मेरे ठेले को देखने नहीं। हाँ बेटा, वैसे भी इतनी मुश्किलों के बाद सब ठीक हो रहा है, तो भगवान आगे भी ठीक करेगा। मोहन हिम्मत नहीं हारता और फिर से कोशिश करता है, और फिर से मोहन का चलता हुआ ठेला देखकर उस आदमी को जलन होती है। इसीलिए एक रात जब वो घर वापस जा रहा होता है कि तभी वो आदमी मोहन को पीछे से धक्का देने आता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो एक ट्रक के सामने आ जाता है, जिस वजह से उसका एक पैर ट्रक के नीचे आ जाता है और उसका पूरा पैर कुचल जाता है। मोहन उस आदमी को अस्पताल लेकर जाता है, उसकी दवाई करवाता है, उसका पूरा ख्याल रखता है। ये सब देखकर वो आदमी मोहन से कहता है, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मैं अपने बदले की भावना में इस हद तक खो गया था कि मैं तुम्हें मारने तक पहुंच गया था, और इसी का मुझे ये परिणाम मिला है। तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें बस सजा दी है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। हम दोनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो हमारा काम और अच्छा चलेगा। इसके बाद मोहन और वो आदमी दोनों मिलकर अब एक साथ रेहड़ी लगाते हैं और मिलकर काफी अच्छा काम करते हैं। कुछ ही समय में अब मोहन एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और वहाँ पर चिकन चाउमीन के साथ और भी कई तरह की चाउमीन बेचने लगता है। लेकिन उसकी चिकन चाउमीन उसकी स्पेशलिटी थी, जो कि दूर दूर तक गांव में फेमस हो जाती है। केशव माधवपुर गांव में चिकन बर्गर का ठेला लगाया करता था। उसका चिकन बर्गर बहुत ज्यादा मशहूर था, लेकिन जहां कुछ महीनों से उसका काम बहुत अच्छा चलता,
तो कुछ महीनों के बाद उसका काम बिल्कुल ही ठप पड़ जाया करता। एक दिन जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा, सुनो, कुछ दिनों के बाद में मेरे भाई रामू की शादी है और मेरी शादी में उसने हमें बहुत पैसों का सहारा लगाया था। उसकी शादी में भी हमें थोड़े पैसे तो उसे देने चाहिए ना। मैं क्या कर सकता हूँ आरती, काम चल ही नहीं रहा है। काम चल रहा होता तो मैं कुछ सोच भी लेता। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है आप जैसे कंजूस इंसान के साथ ब्याह रचाकर। आप जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। अरे इतने ही गरीब थे तो मुझसे शादी ही क्यों की। आरती ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और गुस्से में ही खाना बनाने लगती है। केशव भी ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना खाना खाए ही मायूसी के साथ कुछ घंटों के बाद सोने जाने लगता है। तभी आरती उसके सामने रूखे सूखे खाने की थाली लेकर आती है और कहती है, अजी आप उदास क्यों होते हैं? ये दुख सुख तो चलते ही रहेंगे और हम दोनों को ऐसे ही लड़ते झगड़ते अपनी सारी जिंदगी साथ में बितानी है। खाने पर गुस्सा मत निकालिए और खाना खा लीजिए। आरती का ये बर्ताव देखकर केशव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो प्यार से आरती के साथ में बैठकर खाना खाता है। दोनों पति पत्नी ऐसे ही दुख सुख में अपनी जिंदगी साथ में बिताते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब केशव अपनी चिकन बर्गर का ठेला लगाने के लिए जा रहा था तो एक नन्हा सा मासूम बच्चा उसके पास आकर बोला, अंकल मुझे चिकन बर्गर दे दो, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। बच्चे, चिकन बर्गर 40 का आता है, मैं तुम्हें 20 का कैसे दे सकता हूँ? चिकन की कीमत ही 20 रुपए है जो इसमें लगा है। अंकल दे दो ना, मेरा चिकन बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है। बच्चे की मासूमियत को देखकर केशव उसे चिकन बर्गर दे देता है और वो बच्चा मजे से चिकन बर्गर खाकर चला जाता है। अगले दिन से वो अपने कुछ दोस्तों के साथ चिकन बर्गर खाने केशव के ठेले पर आने लगता है, जिससे अब केशव का काम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। केशव के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं। केशव ने अपने मन में सोचा, अगर ऐसे ही काम उठ गया तब मैं आरती के भाई को कुछ पैसे दे दूंगा उसकी शादी के लिए, और आरती को भी अपने भाई की शादी के लिए नए कपड़े दिलवा दूंगा। केशव ऐसा सोचता है और वहीं सामने के ठेले पर छोले कुलचे वाला मनोज केशव का काम चलता देखकर उससे बहुत जलन करने लगता है। ये केशव चिकन बर्गर बेचकर कितना अच्छा कमा लेता है, मुझे तो इसे देखकर जलन होती है। मनोज ये बोलता है और मन ही मन कोड़ रहा होता है। वहीं केशव कुछ देर के लिए मनोज को अपने ठेले की निगरानी रखने की बोलकर फ्रेश होने निकल जाता है। मनोज भी मौका देखकर उसके ठेले पर रखे हुए सारे पैसे उठा लेता है और वापस अपनी छोले कुलचे के ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है। केशव जब वापस आता है तो देखता है कि उसके गल्ले में पैसे ही नहीं थे और वो मनोज के पास जाकर कहता है, भाई मनोज, क्या हो गया मेरे गल्ले में? अरे अभी तो कम से कम 500 रुपए पड़े थे और अब मेरा गल्ला खाली है। देख भाई, मैंने तेरे ठेले की निगरानी करने की बात कही थी, तेरे गल्ले की नहीं। मैं यहाँ से देख रहा था, तेरे ठेले पर कोई नहीं आया है। अब मैं अपना ठेला छोड़कर तेरे गल्ले पर खड़े होने तो नहीं जा सकता ना। मनोज रूखा व्यवहार दिखाकर अपना काम करने लगता है। केशव को अब और भी बुरा लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो आरती को घर जाकर क्या जवाब देगा। आ गए आप? सुनिए, मैं कल सुबह की पहली ट्रेन से अपने भाई की शादी में जा रही हूँ। आप भी 4-5 दिन बाद में वहाँ पर आ जाना और मेरी साड़ी की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैंने पड़ोस की कुंती से साड़ी उधार ले ली है। अपनी बीवी की इतनी अच्छी समझदारी देखकर केशव को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत परेशान था कि वो क्या करे। अगले दिन आरती अपने मायके चली जाती है। आरती तो चली गई, मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे पैसे बच सकें। अब केशव को कुछ भी नहीं सोचता। उसका घर खाली वीरान पड़ा था। वो उदास टहलने के लिए निकल जाता है। उसके घर की कुछ ही दूरी पर मुर्गियों का एक दड़बा था। केशव अब चोरी करने की सोचता है। अब इस गरीब चिकन बर्गर वाले के पास और कोई चारा नहीं बचा है। लगता है मुझे मुर्गियों की चोरी करके ही बर्गर बेचना चाहिए, जिससे कि मेरी लागत कम हो जाएगी। कैसे वैसे भी सेठ के पास इतनी मुर्गियां हैं कि कभी कभी तो मुर्गियां पड़े ही मर जाती हैं। उससे अच्छा है वह मेरे काम आ जाए। अब
केशव ऐसे ही उस जगह से 4-5 मुर्गियां चुपके से चुरा लेता है और अपने घर लाकर उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है और उन्हें खाने के लिए कुछ दाना भी डाल देता है। केशव उन मुर्गियों का इस्तेमाल करके अब चिकन बर्गर बनाया करता, जिससे कि उसके ग्राहक बढ़ जाते और लागत कम आती। कुछ दिनों के बाद वो 5,000 जमा भी कर देता है और आरती के भाई की शादी में दे देता है। आरती भी खुशी खुशी शादी को एंजॉय करके अपने ससुराल वापस आ जाती है और अपने पति का इतना अच्छा काम चलती देखकर बड़ी खुश होती है। वहीं जैसे ही वो अपने घर में 2 मुर्गियों को पिंजरे में बंद देखती है तो उसने अपने पति से पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा जी, आज तक तो आप घर पर मुर्गियां कभी भी नहीं लेकर आते थे, तो अब आप मुर्गियां क्यों लेकर आए हैं? वैसे तो आप बाजार से मांस लेकर आती थी और उसका बर्गर बनाकर बेचती थी। आरती, क्योंकि मुर्गियां सस्ती पड़ती हैं और यह मुर्गी हम घर में ही बनाकर खा सकते हैं, और मैं इसका चिकन बर्गर बनाकर बेचूंगा तो ज्यादा ताजा और अच्छा बनेगा। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब गरीब चिकन बर्गर वाला धीरे धीरे तरक्की कर रहा था, क्योंकि वो चोरी करके मुर्गियां लाता था और उन्हें काटकर बर्गर बनाकर बेचता था। इस बात से अनजान थी आरती। लेकिन एक रात को आरती को नींद नहीं आती और वो छुपकर केशव को मुर्गियां चुरा कर लाते हुए देख लेती है। जी, आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा तो हम गरीबी में ही अपना जीवन गुजार लेंगे। मैं अपने पति को गरीब देख सकती हूँ, लेकिन चोर होता हुआ कभी नहीं देख सकती। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे माफ कर दो आरती, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। केशव आरती से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो फिर कभी भी चोरी नहीं करेगा। लेकिन मनोज आरती और केशव की बातें सुन चुका था। अच्छा, तो ये केशव चोरी करके चिकन बर्गर बेच रहा था, तभी कुछ दिनों से इस कंगाल के पास में इतना पैसा आ रहा था। कोई बात नहीं, सेठ जी को इस बात की चुगली कर देता हूँ। अगले दिन मनोज सुबह सेठ जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है। सेठ जी ये बातें सुनकर बहुत नाराज होते हैं और गांव में पंचायत बैठा देते हैं। केशव के पास हर्जाना भरने के पैसे नहीं थे। केशव की मजबूरी को समझते हुए सेठ जी ने कहा, केशव, तुम गांव में सच में बहुत बड़े इंसान हो, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अपने परिवार की मजबूरियों के चलते चोरी पर उतर आओगे, और तुमने चोरी की है तो तुम्हें हर्जाना भी भरना होगा। सेठ जी, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे हर्जाना भर पाऊंगा? मेरे लिए तुम्हारे पास एक सुझाव है। मैं इस गांव के अंदर एक छोटी सी दुकान डालना चाहता हूँ, जिसमें मैं शहरी खाना बेचा करूंगा, जैसे चाउमीन, चिल्ली पोटैटो, बर्गर। वैसे भी मेरी सारी मुर्गियां मर रही थी, इसलिए मुझे ज्यादा अफसोस नहीं है कि तुमने उन्हें चुरा कर इस्तेमाल किया। पर अब 3 महीने तक मेरी दुकान पर तुम्हें चिकन बर्गर बनाना होगा, और उसके बदले में मैं तुम्हें आधी ही तनख्वाह दिया करूंगा। केशव को मजबूरी में सेठ जी का फैसला मानना पड़ता है और अब सेठ जी अगले हफ्ते से गांव में एक छोटी सी दुकान चालू कर देते हैं। केशव उस दुकान पर चिकन बर्गर बनाकर बेचने लगता है। केशव के ठेले पर तो ज्यादा ग्राहक आते नहीं थे, लेकिन दुकान पर बहुत अच्छे ग्राहक आते थे, क्योंकि सेठ जी ने उसका जोरों शोरों से प्रचार जो किया था। अरे भैया, ये दुकान का चिकन बर्गर तो बड़ा मजेदार बनता है, एक बार खाओ तो ऐसा लगता है कि बस खाते ही जाओ। शुक्रिया बहन जी, आपको मेरा चिकन बर्गर पसंद आया। मेरे ठेले पर तो ज्यादातर लोग बर्गर खाने नहीं आते थे, लेकिन सेठ जी की दुकान पर बहुत लोग बर्गर खाने आते हैं। सच में प्रचार से व्यापार बढ़ता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भैया। सेठ जी ये देखकर बहुत खुश थे कि केशव का चिकन बर्गर बहुत अच्छा बिक रहा था और केशव मजबूरी में भी ग्राहकों से बहुत प्यार से पेश आता था, जिस वजह से अब सेठ जी को केशव पर दया आ जाती है। सेठ जी ने एक दिन केशव से कहा, केशव, तुमने जो भी चोरी की वह मजबूरी में की, लेकिन तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें इस दुकान पर आधी तनख्वाह में काम करते हुए 1 महीना हो गया है। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से इतनी सजा काफी है। तुम वापस अपने ठेले पर बर्गर बेचो। मेरी दुकान की वजह से पूरे गांव में मशहूर हो गया है। अब तुम्हारा ठेला भी बहुत अच्छा चलेगा। सच में सेठ जी, ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। आप धन्य हैं सेठ जी। मैं बाकी मुर्गियों के पैसे आपको धीरे धीरे चुका दूंगा। अब केशव वापस अपना ठेला चलाने लगता है, लेकिन जो भी सेठ जी की दुकान पर जाता सब केशव का चिकन बर्गर मांगते, जिस वजह से अब सेठ जी भी
केशव से एक सौदा करते हैं कि केशव चिकन बर्गर बनाकर दिया करेगा और सेठ जी उसे अपनी दुकान पर बेचा करेंगे। केशव गांव में ठेला भी लगाया करता और सेठ जी को बर्गर भी सप्लाई किया करता। धीरे धीरे केशव का काम बहुत बढ़ने लगता है। काम इतना बढ़ जाता है कि आरती को भी उसकी मदद के लिए कभी कभी ठेले पर जाना पड़ता था। अजी, आपसे एक बात कहनी थी। बोलो ना आरती, क्या हुआ? आपका काम इतना अच्छा चल रहा है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम खुद की एक छोटी सी दुकान डाल ली। तुम सही कह रही हो, हम किराए पर एक दुकान लेकर तो डाल ही सकते हैं। हम उस पर चिकन बर्गर के साथ साथ और भी सामान बेचा करेंगे। अब गरीब चिकन बर्गर वाला, जिसने मजबूरी में चोरी की थी, मनोज की चुगली के बाद भी केशव को उस चुगली से फायदा ही होता है और कुछ और महीनों की मेहनत के बाद केशव गांव में अपनी चिकन बर्गर की दुकान डाल लेता है, जो कि बहुत अच्छी चलती है।